बेटे आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सेकंड असाइनमेंट के हवाले से भी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन। बेटे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ आती हैं, नंबर ऑफ़ एसोसिएशन होते हैं, उनमें एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी बेस पे हम उनको एक दूसरे से नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ हैं उनमें रिलेशन है एंड देन एंटिटीज़ के फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं। तो बेटे हमने एंटिटी जब हमने पढ़ी ईआर मॉडलिंग एंटिटी रिलेशन पढ़ा तो बेटे उसमें हमने उन एंटिटीज़ की और एट्रीब्यूट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी। ठीक है। नेक्स्ट बेटे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा कि जो हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही थी, कॉन्सेप्चुअल व्यू आ रहा था, उसको हमने टेबुलर फॉर्म में एक रिलेशन में किस तरह से कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब बेटे जब हम एक कॉन्सेप्चुअल व्यू से लॉजिकल व्यू में कन्वर्ट होते हैं तो बेटे हमारे पास जो डेटाबेस में रिलेशन क्रिएट होते हैं उसमें समटाइम हमारे पास कुछ अनोमलीज आ जाती हैं। ठीक है बेटे, अनोमलीज कहते हैं कुछ जो आपके टेबल्स में रेपिटिशन आ रही होती है। समटाइम आपका जो डाटा है वो ग्रुपिंग हुआ हुआ होता है, लाइक एक जो ग्रुप है, लाइक एक रो का जो डाटा है वो मल्टीपल टाइम है जो टेबल में जो है वो रिपीट हुआ हुआ होता है। ठीक है। एंड देन बेटे जब आपका डाटा जो है लाइक एक रो का डाटा है और वो फर्दर 10 रोज़ में 12 रोज़ में सेम डाटा कॉपी हुआ हुआ है तो बेटा इस तरह आपकी जो डेटाबेस में रिलेशन क्रिएट हुआ हुआ होता है उसके लिए मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है एंड देन वहाँ पर आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो बेटे इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास एक सॉल्यूशन ड्राइव हुआ है वो है नॉर्मलाइजेशन। कि हम अपने डेटाबेस में जो रिलेशन क्रिएट करेंगे उनकी नॉर्मलाइजेशन चेक करेंगे कि क्या वो नॉर्मल फॉर्म में है। अब बेटे नॉर्मलाइजेशन किस तरह से चेक की जाती है ये अभी हम फर्दर जो है वो लेक्चर में पढ़ते हैं कि नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या है। यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है बेटे वो एक टेक्निक है अपने रिलेशन को ये चेक करने के लिए कि उसमें इंफॉर्मेशन रिडेंडेंट तो नहीं है। बेटे रिडेंडेंट स्पेसिफिक वर्ड जो है वो डुप्लीकेशन के लिए बोला जाता है कि आपके डाटा में डुप्लीकेसी है। ठीक है। आप नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ये मेक श्योर करते हैं कि आपके डाटा में कोई भी रिडेंडेंसी नहीं है, कोई भी अनोमली नहीं आ रही एंड आपका डाटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड है लॉजिकली और उसमें किसी तरह का भी एरर या कोई एम्बिग्विटी जनरेट नहीं हुई। जी बेटा, यहाँ तक आपको नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता चला है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। जी कशफ, आयशा, तैयबा, नूर, फातिमा, इकरा, बेटी जल्दी से बताएं नॉर्मलाइजेशन का आपको कॉन्सेप्ट पता चला है बेसिकली कि हम नॉर्मलाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं। ओके इकरा, कशफ, बेटे मैं फिर भी एक दफ़ा इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेटे नॉर्मलाइजेशन हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि रिडंडेंसी जो है वो रिमूव की जाए, हमारी रिलेशन में रिडंडेंसी अकर ना हो। बेटा रिडंडेंसी जो है वो एक स्पेसिफिक वर्ड है जो कि डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन या डुप्लीकेट डाटा के लिए बोला जाता है। ठीक है। लाइक आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने एक रो में स्टोर की हुई है वही सेम डाटा जो है वो टेबल में मल्टीपल टाइम आ रहा है। तो बेटे यहाँ पर क्या है, आपके डाटा में रिडंडेंसी है। ठीक है। रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए, एनोमलीज को रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आए हैं।
कि नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हम अपने रिलेशन को एक नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। एंड देन बेटे जब हमारा रिलेशन जो है वो एक नॉर्मलाइज फॉर्म में आ जाता है तो बेटे उसमें इजीली इंसर्शन भी हो सकती है। इंसर्शन ऑपरेशन बेटा लाइक आपने डाटा ऑलरेडी कुछ इंसर्ट किया हुआ है और आप मज़ीद कोई डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसके लिए इंसर्शन ऑपरेशन जो है वो यूज़ किया जाता है। एंड देन आप डिलीशन यूज़ करते हैं कि कोई भी आपका डाटा है आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं। लाइक एक स्टूडेंट्स की डेटाबेस है और उसमें आप कोई न्यू स्टूडेंट आया है और उसका डाटा जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, या आप स्टूडेंट का डाटा रिमूव करना चाह रहे हैं। और थर्ड वन बेटा हमारे पास जो ऑपरेशन यूज़ होता है डेटाबेस में उसको आप अपडेशन या मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है आप उसको मॉडिफाई करते हो या उसमें कोई अपडेशन लेके आते हो। ये तीन बेसिक ऑपरेशन हैं जो कि हम डेटाबेस में परफॉर्म करते हैं। एंड देन बेटा नॉर्मलाइजेशन इसलिए यूज़ की जाती है कि हमारे डाटा में रिडंडेंसी कम हो जाए, डुप्लीकेशन कम हो जाए और अनोमलीज़ की जो अकरेंस है उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है बेटे। अनोमलीज़ जो है हमारे पास वो एक तरह से कह लो कि एरर जनरेट होते हैं जब हमारे पास डाटा जो है वो नंबर ऑफ़ टाइम डुप्लीकेट हुआ होता है, ठीक है। तो बेटे आज का जो हमारी जो है वो आउटलाइन उसके अकॉर्डिंग हमने नॉर्मलाइजेशन, रिडंडेंसी और अनोमलीज़ के बारे में पढ़ना है। और थ्री टाइप्स की हमारे पास बेटा अनोमलीज़ होती हैं। अनोमलीज़ बेटा प्रॉब्लम को कहते हैं, ठीक है। अभी फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं कि अनोमलीज़ जो हैं वो किस तरह से टेबल में अकर हो सकती हैं। एंड देन बेटा एक रिलेशन में, एक टेबल में अनोमली तब अकर होती है जब आप अपने रिलेशन को प्रॉपर प्लान से डिज़ाइन नहीं करते, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए रिलेशन बनाएंगे तो ऑब्वियसली बेटा उसमें आपकी रेपिटेशन नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं आएगी और आपका जो टेबल है वो नॉर्मल फॉर्म में ही रहेगा। और बेटा अनोमली जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ बेटा, ये प्रॉब्लम अक्कर होती है आपके रिलेशन में ड्यू टू पुअर प्लानिंग, ठीक है। जब आप प्रॉपरली अपने रिलेशन को डेवलप करने के लिए प्लानिंग नहीं करते, आप जो अपना डाटा है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं लेके आते, उसको एक वेल मैनर में ऑर्गेनाइज नहीं करते, तो देन बेटा आपके पास अनोमलीज जो हैं वो अक्कर होती हैं। जी बेटे, यहाँ पर अब हम डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन को देखें तो बेटे नॉर्मलाइजेशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास एक टेक्निक है। उस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डेटाबेस में रिलेशन बना हुआ होता है उस रिलेशन को लॉजिकली और स्ट्रक्चर्ड वे से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है और उसको हमने नॉर्मलाइज फॉर्म में लेके आना है तो बेटे उसको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे अकॉर्डिंग टू दी लॉजिकल डाटा मॉडल। और बेटा लॉजिकल डाटा मॉडल हमारा क्या कहता है कि डेटाबेस में जो आपका रिलेशन है उसमें से आप जो आपकी रिडंडेंसी है उसको आपने एलिमिनेट करना है, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर से, ताकि आपकी जो एनॉमलीज अक्कर होने की जो लेवल है, अक्रंस ऑफ एनॉमलीज जो है वो रिड्यूस हो जाए, वो कम से कम हो। दैट्स वाई हम डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए कि हमारा डाटा जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और हमारा डाटा जो है वो लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड हो, वेल मैनर में ऑर्गेनाइज हो, ताकि हमने जब भी कोई ऑपरेशन डेटाबेस में परफॉर्म करना है
चाहे वो इंसर्शन का है, चाहे वो मॉडिफिकेशन का है और चाहे वो डिलीशन का है, तो वो इजीली हम ऑपरेट कर सकें। दैट्स वाई हम अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज फॉर्म में लेके आते हैं। बेटे अगर आपका टेबल जो है वो नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा रेपिटेशन आ रही है, डुप्लीकेशन आ रहा है, लाइक एक स्टूडेंट का डाटा जो है वो 4 टाइम रिपीट हुआ हुआ है, एंड देन बेटे उससे हमारा डिसएडवांटेज क्या होता है कि रिलेशन का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। ऑब्वियसली रिलेशन साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड देन बेटे जो हमारी डेटाबेस में मेमोरी कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा होगी, और इसके साथ साथ हमारा जो टाइम है वो भी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होगा। दैट्स वाई हमने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने टेबल को नॉर्मलाइज फॉर्म में लेके आना है। तो बेटे फर्दर हम देख लेते हैं डेटा रिडंडेंसी को, कि डेटा रिडंडेंसी प्रॉपरली इसकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं कि क्या है। बेटे सिंपल वर्ड में रिडंडेंसी जो है वो डुप्लीकेशन है, कि आपने जो एक तरह का डेटा लाइक एक रो में इंफॉर्मेशन अपने स्टोर की है, तो उसकी जो एडिशनली जो है वो एक्चुअल डाटा को कॉपी करता जाता है 4 टाइम 3 टाइम, तो बेटा वो आपकी रिडंडेंसी जो है वो उससे हम ये कह सकते हैं कि डाटा जो है वो उसमें रिडंडेंसी है। ठीक है, इसको हमने मिनिमाइज करना है। कोशिश ये करनी है कि रिडेंसी जो है वो कम से कम हो, बल्कि रिमूव हो। एटलीस्ट जो है वो हमने प्रॉपर कोशिश ये करनी है कि एटलीस्ट रिड्यूस हो जाए हमारे रिलेशन में से। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होगी कि हमने ओवरऑल जो डुप्लीकेशन है उसको रिमूव करना है। एंड देन बेटे अगर इन केस कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसमें प्रॉपरली डुप्लीकेसी जो है वो रिमूव नहीं होती, तो बेटे देन हमने एटलीस्ट ये कोशिश करनी है कि डुप्लीकेशन जो है उसको मैक्सिमम लेवल तक मिनिमाइज़ किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि डुप्लीकेशन को मिनिमाइज़ किया जा सके। ठीक है बेटे, यहाँ पर वही सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि अगर डाटा रिडंडेंट है तो उसमें आपकी जो मेमोरी है वो भी ज़्यादा होगी, डेटाबेस का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड देन जब आपने डेटाबेस को अपडेट करना है तो बेटे उसमें जो हमें डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि अगर सिंपली आपने एक रो को अपडेट करना है तो बेटे उसमें आपका टाइम भी कम लगेगा, और इतना जो है वो डेटाबेस में सर्च आउट भी नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपके पास जो भी रो आपने अपडेट करनी है सिंपल उसमें वो आप अपडेशन परफॉर्म कर दोगे। लेकिन अगर सेम डाटा जो है वो मल्टीपल टाइम कॉपी हुआ हुआ होगा, तो बेटे फिर अगर आप कोई उसमें अपडेशन करते हो तो वो जहाँ जहाँ पे सेम डाटा होगा वहाँ वहाँ पर जाकर जो है उसको जो है अपडेट करेगा, जिसमें हमारी टाइम भी लगेगा और मेमोरी भी इंक्रीज़ होगी। एंड देन बेटा जो हमारे पास डुप्लीकेशन है वो दो तरह से अगर होती है। ठीक है, फर्स्ट वन हमारा जो है वो लो लेवल डुप्लीकेसी है, एंड सेकंड वन इज़ कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। ठीक है बेटे, कॉलम लेवल डुप्लीकेसी जो है वो बड़ी इजीली उसको हम ओवरकम कर लेते हैं, और बड़ी आसानी से जो है उसका सलूशन हम ड्राइव कर सकते हैं। अब पहली बात तो यहाँ पर ये है कि हमें ये देखना है कि लो लेवल डुप्लीकेसी क्या है। बेटे ये सामने आपको स्लाइड में जो एक टेबल नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो 3 एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास। 3 एट्रीब्यूट कौन से हैं? आपका रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है और कोर्स है। अब बेटे अगर आप इसको रो वाइज देखते हैं तो फर्स्ट वन रो का डाटा और थर्ड वन देखिए, रोल नंबर 1, स्टूडेंट नेम इकरा, एंड कोर्स जो है वो हमारे पास प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अगर आप इसी तरह से थर्ड वाली रो को देखते हैं तो बेटे यहाँ पर भी हमारे पास जो डाटा है, रोल नंबर जो है वो 1 है, नेम इकरा है, और हमारे पास कोर्स भी पीपी है, यानी प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। अब बेटे यहाँ पर ये दो रो का डाटा जो है वो सेम है, तो यहाँ पर क्या है, ये डाटा रिडंडेंट है रो वाइज। ठीक है, ये दो रो ऐसी हैं जिनका डाटा सेम है। तो बेटे इसको हम इस तरह से ओवरकम करने की कोशिश की कि हमने ये कहा कि यहाँ पर जो हमारा रोल नंबर एट्रीब्यूट है, ये कॉलम जो हमारा रोल नंबर का है, क्यों ना हम इसको प्राइमरी की बना दें।
अगर हम इसको प्राइमरी की बना देते हैं तो क्या हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी रेपिटेशन वाली? जी बेटे इकरा, तैयबा, नूर, फातिमा, जल्दी से बताएं। अगर हम अपने इस फर्स्ट वन कॉलम को प्राइमरी की बना देते हैं तो क्या हमारी जो रो वाइज रेपिटेशन आ रही है क्या वो ओवरकम हो जाएगी? जी बेटी जल्दी से मुझे रिस्पॉन्स दें। आपको जो हम रो वाइज डुप्लीकेसी पढ़ रहे हैं उसकी समझ आ रही है? और मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम इस फर्स्ट वाले कॉलम को प्राइमरी की बना देते हैं फर्स्ट कॉलम को, तो क्या हम रो वाइज जो हमारे पास रिडंडेंसी आ रही है उसको रिमूव कर सकते हैं? जी बेटे कशफ, नूर, फातिमा, आयशा, इकरा, बेटे आपको समझ आ रही है रो वाइज रिडंडेंसी की? ओके देन बेटा हम बात कर रहे हैं रिडंडेंसी की कि हमारे जब रिलेशन में रो वाइज रिडंडेंसी आती है तो उसको हमने किस तरह से ओवरकम करना है। तो बेटे अगर हमारा रो वाइज डेटा जो है वो डुप्लीकेट है तो देन हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस टेबल में रो वाइज रिडंडेंसी अकर हो रही है। तो बेटे इसको ओवरकम करने के लिए इसका सलूशन हमने ये ड्राइव किया कि हमने एक कॉलम को प्राइमरी की बना दिया। रोल नंबर 1 जो है उसको मैंने इस टेबल की प्राइमरी की बना दिया। तो बेटा प्राइमरी की प्रॉपर्टी ये है कि प्राइमरी की जो है उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स आ रहे होंगे उनकी वैल्यू यूनिक होगी। ठीक है, जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट आएंगे उनकी वैल्यू जब बेटा यूनिक हो जाएगी तो यहाँ पर जो रेपिटेशन रो वाइज आ रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास सेम डाटा रिपीट हो रहा है तो अगर हम इसको प्राइमरी की बना देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रिडेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यस एग्जैक्टली इकरा, जब हम रो वाइज रिडेंसी को रिमूव करते हैं तो बेटा इसका सलूशन हमारे पास ये है कि हम एक कॉलम को पकड़ते हैं जो कि सारे कॉलम को ओवरऑल रिलेशन में जो नंबर ऑफ कॉलम है उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसको हम प्राइमरी की जो है वो बना देते हैं। बेटे प्राइमरी की प्रॉपर्टी ये है कि फर्स्ट वन उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो यूनिक होंगे एंड सेकंड थिंग कि उसमें कोई भी वैल्यू जो है वो नल नहीं होगी। तो बेटे अगर मैं इसको प्राइमरी की बना देती हूँ तो सिंपली मेरे पास जो ये रो है वो रिमूव हो जाएगी एंड देन मेरे पास जो है टेबल एक तरह से नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा कि यहाँ पर अब कोई भी डुप्लीकेशन नहीं है। सेम हमारे पास जो डाटा है वो लाइक ऑर्गेनाइज वे में एक स्ट्रक्चर्ड वे में पड़ा हुआ है और ये मैंने टेबल को रीस्ट्रक्चर कर दिया है कि इसमें से जो रो वाइज डुप्लीकेशन थी उसको ख़त्म कर दिया। अब बेटा जो सेकंड वन मेरे पास डाटा रिडंडेंसी आ रही होती है वो कॉलम वाइज आ रही होती है। अब बेटे मेरे पास कॉलम जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और कॉलम वाइज जो डाटा डुप्लीकेट हो रहा होता है बेटा उसके लिए उसकी वजह से जो हमारे पास एनोमलीज अकर होती हैं वो अभी हमने फर्दर जो है वो स्टडी करनी है। लाइक वो उसको किस तरह से हम वन बाय वन ओवरकम करेंगे थ्रू नॉर्मलाइजेशन, वो अभी हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरह से हमने अनोमलीज को चेक आउट करना है कि अनोमलीज अकर हुई हैं एंड देन हमने उसको किस तरह से जो है वो रिमूव करना है। बेटे यहाँ पर डाटा अनोमलीज की जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन एक्सप्लेन हुआ है कि जब हमारे डाटा में इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, हमारे डाटा को जब हमने उसमें डिलीशन, अपडेशन और इंसर्शन का जो है ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ड्यू टू एनोमली, ड्यू टू अनप्लान्ड और ड्यू टू अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हम कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर सकते।
ठीक है। जब हमारे पास एक डाटा मल्टीपल लोकेशन पर पड़ा होगा तो उसमें ऑब्वियसली इनकंसिस्टेंसी होगी, हमारे डाटा में जो है वो डुप्लीकेशन होगी, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ अवेलेबल होंगी। तो बेटा उसमें हमारा जो डाटा है वो ना तो सक्सेसफुली अपडेट हो सकता है, ना ही डिलीशन का ऑपरेशन एग्जैक्टली परफॉर्म होगा और ना ही मॉडिफिकेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। अब बेटे फर्दर हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू देखेंगे कि हमने इन अनोमलीज़ को किस तरह से ओवरकम करना है। और बेटा हमारे पास डिफरेंट लेवल है नॉर्मलाइजेशन के, लाइक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, फर्दर भी हमारे पास कुछ फॉर्म्स हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर कोर्स आउटलाइन हमने 3 नॉर्मल फॉर्म जो हैं वो स्टडी करनी है। अब बेटा अनोमलीज़ जो हैं, फर्स्ट वन हमारे पास अनोमली क्या आकर हो सकती है, इंसर्शन अनोमली। बेटे इंसर्शन अनोमली का मतलब है कि आप अपने रिलेशन में कुछ न्यू रिकॉर्ड, कुछ न्यू एंटिटी जो है वो, कुछ न्यू एंट्री जो है वो करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका जो टेबल है वो इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रहा। ठीक है, देन आपके पास जो है वो इंसर्शन अनोमली अकर होती है। फॉर एग्जांपल बेटा अगर आप टेबल में देखो, जो आपके पास गिवन टेबल है उसमें आपके पास कोर्स नंबर है, ट्यूटर की इंफॉर्मेशन है एंड कुछ रूम्स हैं एंड रूम साइज़ है और उनकी लिमिट्स है। अब बेटे मैं ये चाह रही हूँ कि मैं एक न्यू रूम की वैल्यू यहाँ पर ऐड करूँ, जो कि रूम नंबर है B123। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास जस्ट अगर मैं रूम की इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रही हूँ, जबकि मेरे पास ना तो कोर्स नंबर है ना ट्यूटर है, तो बेटे यहाँ पर मैं अपनी इंजर्शन जो है वो सक्सेसफुली डन नहीं कर सकती। मेरा जो रिलेशन है वो मुझे परमिशन ही नहीं देगा, मुझे परमिट ही नहीं करेगा कि मैं यहाँ पर जस्ट रूम की वैल्यू इंसर्ट करूँ। क्योंकि बेटा अगर कोर्स नंबर मेरे पास एक मेरी प्राइमरी की है, तो बेटे जब तक मेरे पास प्राइमरी की नहीं होगी मैं रूम की वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, जब तक मेरे पास बाकी एट्रीब्यूट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होंगी तब तक मैं अपने रिलेशन को जो है उसमें कोई भी इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर आप इंसर्शन अनोमली की डेफिनेशन देखें, व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्ट इन रिलेशन, द यूजर कैन नॉट इंसर्ट अ फैक्ट अबाउट एंटिटी अंटिल ही कैन ऐड एडिशनल फैक्टर अबाउट एन अदर एंटिटी। जब तक आप उसकी जो बाकी एडिशनल फैक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे, तो बेटे आप यहाँ पर जस्ट रूम की वैल्यू भी इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, जब आप अपने टेबल में कुछ इंसर्ट नहीं कर पाते तो आपके पास जो प्रॉब्लम अकर होती है उसको आप कहते हो कि ये आपकी इंसर्शन एनॉमली है। जी बेटे, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है इंसर्शन एनॉमली को अंडरस्टैंड करने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी बेटा, इंसर्शन अनोमली मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंसर्शन अनोमली ऐसी प्रॉब्लम को कहते हैं कि जिसमें आप अपने डाटा, आप अपने रिलेशन में कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई भी वैल्यू जो है वो ऐड नहीं कर पाते। और बेटे आप किसी भी रिलेशन में तब तक वैल्यू ऐड नहीं कर सकते जब तक कि उसके जो बाकी एडिशनल फैक्ट्स हैं, जो एडिशनल एंटिटीज़ हैं, उनमें आप वैल्यू इंसर्ट नहीं कर देते। अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, लाइक आपके पास प्राइमरी की के बारे में इंफॉर्मेशन है, देन आप बाकी जो है टेबल को अपडेट, उसमें कुछ भी इंसर्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसमें टेबल में इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम इसको कहेंगे कि हमारे पास इंसर्शन अनोमली है। एंड देन बेटे नेक्स्ट वन हमारे पास डिलीशन अनोमली आ जाती है। बेटे डिलीशन अनोमली ऐसी प्रॉब्लम को कहते हैं जिसमें आप एक एंटिटी का डाटा रिमूव करते हैं डेटाबेस में से, लेकिन पूरी रो का डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। देन आप कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास डिलीशन अनोमली अकर हुई है। और बेटे सम टाइम ऐसे होता है कि जस्ट आप जिस रो में से डाटा रिमूव करना चाह रहे हैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका डाटा जो है वो रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोर्स नंबर 31 है और जस्ट आप कोर्स नंबर को रिमूव करना चाह रहे हो, तो बेटे इसके साथ आपका जो रूम है उसकी भी इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाएगी, रूम साइज़ की भी और लिमिट और ट्यूटर की भी।
ठीक है। और सम टाइम ऐसे होगा कि आपकी लाइक कोर्स नंबर जो है वो रिमूव हुआ और उसके साथ आपकी रोम की जो इंफॉर्मेशन है वो भी रिमूव हो जाती है। ठीक है। लाइक आप एक एट्रीब्यूट की वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पूरी रो का जो डाटा है वो रिमूव हो जाता है, तो बेटे इस केस में हम कहते हैं कि डेटाबेस में आपके जो रिलेशन है उसमें डिलीशन अनोमली अकर हुई है। ठीक है बेटे, यहाँ तक इंसर्शन अनोमली और डिलीशन अनोमली में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फटाफट से डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन बेटा थर्ड वन हमारे पास जो अनोमली आती है उसको आप अपडेशन या मॉडिफिकेशन अनोमली भी कह सकते हैं। अब बेटा इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि जब आप रिलेशन में कुछ भी अपडेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लाइक अगर आप ये कहते हैं कि आपका जो रूम नंबर है लाइक H940, आप इसकी जो लिमिट है उसको लिमिट साइज सॉरी रूम साइज जो है वो लाइक इंक्रीज करना चाह रहे हैं, वो 500 आप करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा जो आपकी थर्ड रो है आप उसमें जहाँ पर H940 है उसका रूम साइज जो है वो 500 करना चाह रहे हैं। बट बेटा ड्यू टू एनोमली क्या होगा कि टेबल में जहाँ जहाँ पर रूम नंबर H940 होगा वहाँ वहाँ पर आपका डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली रूम साइज जो है वो 500 होता जाएगा। तो बेटे हमें तो जस्ट इस रो में लाइक जहाँ पर कोर्स 355 है, कोर्स नंबर 355 और रूम नंबर H940, जस्ट हमने इस रो को अपडेट करना था। लेकिन यहाँ पर डिलीशन सॉरी अपडेशन अनोमली अकर हुई जिसकी वजह से जहाँ जहाँ पर हमारा जो रूम साइज 400 होगा वहाँ वहाँ पर आपका जो रूम साइज है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आपके पास एक रिलेशन में जो है वो आप कह सकते हो कि डिलीशन या मॉडिफिकेशन की एनोमली अकर हो सकती है या हुई है इस तरह से। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है सबको? एंड देन बेटे इन सब एनोमलीज को ओवरकम करने के लिए, इनको रिड्यूस करने के लिए और इनको कंट्रोल करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आए हैं। और बेटे जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें आप देखें कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो स्टेजेस हैं। डिफरेंट बेटा आपके पास जो हैं वो स्टेप्स हैं जिसमें आप अपने टेबल को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन बेटा आपने नॉर्मलाइजेशन जब आपने परफॉर्म करनी है तो उसके लिए बेटा हमारे पास थ्री जो है वो नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है बेटे, इन फॉर्म्स के थ्रू, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के थ्रू आप अपना जो टेबल है उसको नॉर्मलाइज फॉर्म में लेके आते हैं। तो बेटा इस डायग्राम को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अननॉर्मलाइज रिलेशन। हमारे पास एक ऐसा टेबल है जो कि नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है, लॉजिकली जो है वो ग्रुप्ड नहीं है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ हमने मूव किया। तो बेटे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास रिपीटिंग ग्रुप होंगे हम उन रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है, जो हमारे पास रिलेशन में डाटा जो है वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा होगा हम उसको वन बाय वन रिपीट करते जाएंगे। एंड देन बेटा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सेकंड इम्पोर्टेंट एक्शन है बेटा वो ये है कि आपके एक सेल में जस्ट एक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। आपके एक सेल में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, मोर देन वन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटे, एंड देन बेटे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से जब आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मूव करते हैं तो बेटे यहाँ पर आप पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हो। आप चेक करते हो कि आपके पास जो रिलेशन है उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो बेटे आप उस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे, देन आप ये कह सकते हैं कि आपका जो रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया है।
एंड देन बेटे फर्दर जब आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मूव करते हैं तो वहाँ पर आप ट्रांजिशनल जो डिपेंडेंसी होती है, ट्रांजिशनल ग्रुप्स बने हुए होते हैं, उनको रिमूव करते हैं। ठीक है, एंड देन बेटे आप यहाँ पर लाइक थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद आप एक दफ़ा से फिर रिव्यू करते हैं अपने रिलेशन को लॉजिकली, कि उसमें कोई रिमेनिंग जो है वो रिडंडेंसी तो अकर नहीं हो रही, कोई भी जो है वो अनोमली तो अकर नहीं हो रही। अगर कुछ लाइक आपको लगता है कि कुछ उसमें रिडेंसी आ रही है तो बेटा वो वहीं पर ओवरकम कर ली जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा ये है कि जब आप इन नॉर्मल फॉर्म से गुजरते हुए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आएंगे तो बेटा फिर आपके पास अनोमली की गुंजाइश ही नहीं होगी। ठीक है, इन केस अगर कोई अनोमली आती है तो बेटे वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद जब आप रिव्यू करेंगे एक दफ़ा अपने रिलेशन को, तो वहाँ पर आप वो भी अनोमलीज़ को रिमूव कर देंगे और देन आप कह सकते हैं कि जो आपका रिलेशन न्यू रिलेशन जनरेट हुआ है वो हाईली नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है बेटे, ये पूरा स्टेप है आपके नॉर्मलाइजेशन का। बेटे इनको फर्दर हमने वन बाय वन स्टडी करना है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म किस तरह से हम जो है वो ऑपरेट करेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को किस तरह से परफॉर्म करेंगे, एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म को किस तरह से ऑपरेट करेंगे। तो बेटे यहाँ पर अगर हम अपनी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देखते हैं तो बेटे सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, अनफॉर्मलाइज UNF, यानी कि अनफॉर्मलाइज फॉर्म में हमारे पास रिलेशन होगा। ऐसा टेबल जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो रिपीटिंग ग्रुप आ रहे होंगे, देन हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास नॉर्मलाइज अननॉर्मलाइज फॉर्म में रिलेशन है। तो बेटे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग, नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग जब हमने फर्स्ट NF को फॉलो करना है तो उसमें हमने क्या करना है कि अपने रो और कॉलम को ये चेक करना है कि उसमें हर सेल में जो वैल्यू है वो एटॉमिक होनी चाहिए और जो हमारे पास डाटा है वो रिपीटिंग फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेसिक पर्पस हमारा ये है कि हम अपनी प्राइमरी की को सेट करेंगे, एंड देन बेटा प्राइमरी की के जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो यूनिक होंगे, यूनिकली रिलेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड देन बेटा हम ये कोशिश करेंगे, बल्कि हम ये मैक्सिमम लेवल पर जाके ये कोशिश करेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हैं वो जस्ट एक सेल में एक ही एग्जिस्ट करता हो। बेटे इसको फर्दर हम एक डायग्राम से समझते हैं, एक टेबल से। कि बेटे ये देखें, ये जहाँ पर मेरा कर्सर है ये मेरे पास एक डाटा जो है वो रिलेशन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट डाटा है और डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो है वो अवेलेबल है। तो बेटे यहाँ पर क्लाइंट नंबर है, क्लाइंट नेम है, प्रॉपर्टी नंबर है, एंड एड्रेस है, रेंट स्टार्ट, रेंट फिनिश, रेंट ऑनर नंबर एंड ऑनर नेम। अब बेटे अभी प्रीवियस हमने ये स्टडी किया यहाँ पर कि एक टेबल जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तब जब हमारे पास रो और कॉलम में ओनली एंड ओनली वन वैल्यू होगी। ठीक है, जस्ट वन वैल्यू अगर हमारे पास रोज एंड कॉलम में जितने भी सेल हैं उनमें एक एक वैल्यू होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। तो बेटे अगर हम क्लाइंट नंबर को देखते हैं तो दोनों रो में ये एटॉमिक है, अगर हम क्लाइंट नेम को देखते हैं तो ये भी एटॉमिक है। और बेटे अगर हम यहाँ पर सी नेम को देखें बेटे तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या है, एटॉमिक वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया कि लाइक ये देखें जो हमारे पास फर्स्ट डाटा था, लाइक ये फर्स्ट रो थी, इसमें ओ नेम यानी कि ऑनर नेम जो है वो दो हैं। तो बेटे हमने क्या किया है कि इनको जो है वो डिफरेंट लिख दिया, लाइक ये फर्स्ट रो का डाटा है और उसमें ऑनर नेम पहले वन आएगा, यानी कि पहला ऑनर नेम आएगा, देन रिपीट होगा डाटा सारा, एंड देन सेकंड ऑनर नेम आएगा। यानी कि हमने इसमें वैल्यू जो हैं अपने टेबल में एटॉमिक कर दी हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पर जो डाटा हमारे पास सेल में जो एटॉमिक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लाइक यहाँ पर दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, ये सेल एटॉमिक नहीं है। तो यहाँ पर देखें बेटा कि हम इसको वन बाय वन इंडिविजुअली हमने इसको डिवाइड कर दिया है।